Q1 Q2 upon R square. A Q1 Q2 अपॉन में R square. R स्क्वायर, यही होता था ना? Yes sir. फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? यस सर। KQ by फील्ड का KQ upon R square. सब बोलेंगे सब, KQ by R. Q अपॉन में R स्क्वायर, यानी फोर्स से फील्ड और ये सिंपल सा फॉर्मूला F इज इक्वल टू Q इंटू E। मतलब अगर फोर्स से फील्ड निकालना हो तो Q से मल्टीप्लाई कर दो, और फील्ड से फोर्स निकालना हो तो Q से Divide. डिवाइड कर दो. याद है सबको? Yes. ये तो नॉर्मल फोर्स और Yes, बात sir. की थी, और इस पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी हमने किए ही थे। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? नॉर्मल फोर्स निकालना तो आ ही सकता है सर, ये तो सब निकाल लेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन आता था कि हमने लाइन पे अरेंज करने थे चार्जेस को, एक चार्ज यहाँ पड़ा है, एक चार्ज यहाँ पड़ा है, और तीसरा चार्ज मैं कहाँ रखूं कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स आए वो क्या आए? Zero. तो हम क्या करते थे सर, इसकी वजह से इस पे फोर्स निकाल लेते थे, इसकी वजह से इस पे फोर्स निकाल लेते थे, और इनको दोनों को क्या कर देते थे सर, इक्वेट कर देते थे, और इसकी वैल्यू निकाल देते थे, एक्स की वैल्यू। याद आया सबको? Yes. Yes, sir. हाँ, जो नए नए क्वेश्चन होंगे वो मैं साथ साथ करा दूंगा, पर ये वाले तो हमने किए हुए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से हम लेट कर लेते थे एक्स क्या है। तो किसी को ज्वाइन में दिक्कत होए तो मुझे मैसेज कर देना, हमने एक बार ऑटो एडमिट ऑन कर दिया कि बच्चे अपने आप एडमिट हो जाए। चलो, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो थे ही सर, इसकी वजह से हमने एक्स डिस्टेंस पे फोर्स निकालना था। देखो बच्चे बढ़ रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पर देखो, एक तरह का ये भी क्वेश्चन था, ये भी हमने किया था, याद है क्या सबको? जब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था यहाँ से यहाँ, हमने यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल फेंका था, तो वो चार्ज पार्टिकल कैसे पाथ में जाता था? ऐसा कौन सी तरफ जाएगा? ये नीचे, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा? ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज नेगेटिव है, तो कैसे कौन जाएगा? सर ऊपर की तरफ जाएगा। ये ऐसे निकल जाता था। तो इसमें मेरे से डिफरेंट डिफरेंट चीजें पूछा था, याद है ना? हमने क्वेश्चन किया था, वेलोसिटी भी पूछ सकता है, एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है, और डिस्टेंस भी पूछ सकता है। इसको रेंज भी बोलते हैं कभी कभी। क्या बोलते हैं? रेंज। याद है सबको? हमने किया था ऐसा क्वेश्चन। यस सर। हाँ, जिसको याद नहीं है उसको यहाँ पे दिखा भी देते हैं, मैं इसलिए लेके आया ये क्वेश्चन। देखो, ये था, हमने जो किया था उसमें थीटा निकालना था, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन किया था। हमने क्या किया था, हमने कहा था ये कैसा पाथ है बच्चे? पैराबोलिक पाथ है। और पैराबोलिक पाथ में क्या होता है? कौन सी इक्वेशंस लगती हैं? याद करो। Quadratic. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। वेरी गुड। तो कौन कौन सी थी? v इज इक्वल टू यू प्लस at, s is equal to ut plus half v square minus u square is equal to clear है सबको? यही था ना सर? अब लेकिन क्या हुआ यहाँ पर देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव था। इलेक्ट्रॉन अगर रखे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा, और मेरे से कभी कभी क्या कुछ भी पूछ लेगा। कभी कभी मेरे से थीटा की वैल्यू पूछ लेता है, कभी कभी मेरे से वेलोसिटी की वैल्यू पूछ लेता है। तो मैं सारा कुछ इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से और इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से निकाल सकता हूँ। कैसे सर? सपोज करो मुझे पूछा कि इलेक्ट्रॉन स्टार्ट तो हुआ बच्चे रेस्ट से, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी सर जीरो। इनिशियल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी जीरो। कृतिका का शायद नेट, चलो कोई बात नहीं, जीरो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो अब यहाँ पर हमको, तुमको याद हो तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे, एक एक्स में और एक वाई में। कहते थे, हमने कहा था यहाँ पर वेलोसिटी, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तो उसके पास v वेलोसिटी होगी, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। इस वाले को v x बोल देते थे, और इसके परपेंडिकुलर वाले को क्या बोल देते थे? v y। तो अगर v y पूछा था इसने, तो हम ये इक्वेशन लगा देते अपनी। u तो वैसे ही जीरो है, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाता बच्चे? a मल्टीप्लाई बाय t। तो वो डिफरेंट। और कैसे निकालते थे इसमें, कौन बताएगा मेरे को? क्या बोला? क्या बोला सर? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? velocity by dt फोर्स बाय
Mass. वेरी गुड, याद रखना इस बात को। और फोर्स, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स क्या होगी? QE. Q क्यू। मतलब कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन आया हुआ, तो ई मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज। ई, और मास तो है ही। तो एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिए, क्या पुट करोगे? ई बाय एम। तो यहाँ पर इसलिए क्लियर है क्या? फोर्स बाय मास है। अब तुम्हें अगर V निकालना है तो U अगर 0 गिवन है तो V आ जाएगा A मल्टीप्लाई बाय T, क्योंकि U 0 है। अब मैं Y डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ या X डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, इस पे डिपेंड करता है बच्चे। अगर मैं Y डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ तो ये फाइनल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? Y डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन भी कौन से डायरेक्शन में लूंगा? तो अगर V AY तो तुमने निकाल लिया E बाय M। बात आती है टाइम की। टाइम की जगह क्या पुट करें? T कोई गिवन है क्वेश्चन में? देखो नहीं गिवन। सिंपल। टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? स्पीड क्या होती है हमारे पास? distance Distance upon time. अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो गया? distance upon speed डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और देखो इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? ये पूरी लेंथ तुम्हें दे रखी है L1, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चे? L1। स्पीड कितनी थी उसकी? अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो u। तो अब ध्यान से देखना, तो t की जगह क्या पुट कर दिया बच्चे मैंने? L बाय तो v बाय की वैल्यू आ गई EM इंटू L अपॉन U. क्लियर है सबको? अब कई बार आपने स्पीड, इनिशियल स्पीड की वैल्यू पुट कर दी u, लेकिन अभी तो आप बोल रहे थे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अभी मैंने रेस्ट वाली केस नहीं लिया ये। अगर मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को क्या पुट कर रहा हूँ? कैसे सर? अच्छा, जब मैंने ये इक्वेशन लगाई है ना, Vy इज इक्वल टू UY प्लस AT, देखो इस केस में मेरा चार्ज कैसा जा रहा है? स्पीड u कैसे जा रहा है? स्पीड u सिमेट्रिकली। देखो ध्यान से, कौन सी डायरेक्शन में इसके पास u स्पीड है? x डायरेक्शन में, y में, या सब दोनों में? x में। शुरुआत में सिर्फ उसके पास x में स्पीड है, तो इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में होगी? x इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी होगी? इसीलिए जब मैंने ये इक्वेशन यूज की, इसके अंदर मैंने Vy की निकाल ली, लेकिन Uy की वैल्यू क्या पुट करी? 0। एक ही जगह क्या पुट किया? E अपॉन में टाइम पीरियड के लिए फिर से मेरे को लेंथ अपॉन में वेलोसिटी लिखना था, तो ये इनिशियल वेलोसिटी लिखी, क्योंकि टाइम पीरियड चाहे x में निकालो चाहे y में निकालो, बात नहीं है ना। क्लियर है? मैंने x में निकाला क्योंकि देखो ये डिस्टेंस भी x में ट्रेवल किया। तो याद रख लो, कभी भी ऐसा हो तुम्हें पक्का हिंट गिवन होगा इस क्वेश्चन में। कैसे? या तो तुम्हें x के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, या किसके गिवन होंगे? y के कोऑर्डिनेट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें वेलोसिटी निकालनी होगी y डायरेक्शन में, और जो तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा उसको तुम किसके लिए यूज कर लोगे? कौन सी डायरेक्शन को यूज करोगे टाइम निकालने के लिए? x डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन यूज करोगे? x। देखो हमने यहाँ पर टाइम निकालने के लिए कौन सी वेलोसिटी यूज की है? u। और u कौन सी डायरेक्शन में? अगर तुमसे इसी क्वेश्चन में, ये तो मैंने Vy निकाल दिया बच्चे। क्या निकाला है? Vy। तो मैंने ये बार बार बताया हुआ था, अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे Vx पूछ लेता तो कैसे निकालते? सोचो, क्वेश्चन समझो। ये इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर किया, तुमसे पूछा Vx और Vy तुमने निकाल दिया, V इज इक्वल टू U प्लस AT से निकाल दिया ना अभी अभी। उसमें तो किसी को डाउट नहीं है? अगर इसी में से वो पूछता Vx निकाल दो, तो मैं क्या कहता था? मैंने बताया हुआ ये एक्सेलरेशन 0 होता। एक्सेलरेशन 0 होता। क्यों? क्योंकि x एक्सिस ये कैसा मोशन है बच्चे? ये कैसा मोशन चल रहा है? जो प्रोजेक्टाइल वाला,
प्रोजेक्टाइल में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या रहती है? Zero. जीरो। Zero. अगर एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन बच्चे जीरो है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर जीरो है, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन Velocity. अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी का चेंज हो रहा होगा क्या? No, sir. एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी पहले थी वही वेलोसिटी बाद बाद है। तो पहले वेलोसिटी u थी, तो अभी भी कितनी होगी? U. क्लियर है क्या? क्लियर है? अब तो अगर मैं इसको हटा के, क्योंकि सोल्व तो किया ही हुआ है, मैं इस सबको हटा देता हूँ। सॉरी, ये पूरा हटाना पड़ेगा। अब अगर मैं इसी चीज को हटा दूं, क्योंकि ये तो सब सोल्व किया हुआ है हमने, Vx भी निकाल लोगे, Vy भी निकाल दोगे, तो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते थे। Vx Vy दोनों तुमने निकाल दिया। और तीसरा तरीका क्या है? ये थीटा पूछ ले। क्या पूछ ले? थीटा। तुम्हें पता है ये कंपोनेंट कौन सा है? Vx। और ये वाला थीटा कैसे निकालोगे? tan theta से हाँ, tan थीटा से। tan थीटा किसके इक्वल होता है? Vy अपॉन Vy तुमने अभी अभी निकाला, ये निकाला था ना, ये वाला देखो। और Vx तो वही है जो शुरू में थी, यानी वेरी गुड। तो ये इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो आपस में? डिवाइड। आंसर आ जाएगा। ओ, ये आंसर आ जाएगा, ये वाला दिख रहा है? यस सर। Yes. तीनों तरीके से क्वेश्चन कर लोगे क्या? Vx भी, Vy भी और थीटा भी। यस सर। चलो आओ। तो ये था हमारे पास, डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता था फोर्स पे, फील्ड पे। अभी हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं आए। अगर हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाए बच्चे, तो हमने दो तरीके की बात की थी। एक बात की थी सबसे पहले रिंग की नहीं, सबसे पहले हमने बात की थी बच्चे लीनियर चार्ज, लेंथ वायर, फाइनल लाइन वायर बोल दो या स्ट्रेट वायर बोल दो। उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट है, तो क्या फॉर्मूला आया था? मैंने कहा था रिवाइज करके आना। कौन से, किसकी फॉर्म में आया था आंसर? ऐसा अगर वायर थी आर डिस्टेंस पे, ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 था, कैसे निकाला था इसको? रिवाइज नहीं करके आना। हाँ बोलो, K lambda अपॉन, upon ये अगर आर है तो के लैम्डा अपॉन आर, साइन R और थीटा sin theta minus sin theta 2. साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा Sin theta 2. 2। याद आया क्या सबको? Yes, sir. अब याद आ गया होगा जिसने नहीं किया था। देखो यही फॉर्मूला था क्या हो? यस सर। तो के लैम्डा अपॉन आर, ये किसके लिए था बच्चे? फाइनाइट वायर के लिए। अब यही वायर को मैं इनफाइनाइट कर दूं, जेई 4 और 5 वाले भी ध्यान से देखना, इनफाइनाइट कर दूंगा तो थीटा 1 और थीटा 2 किसके इक्वल रख दूंगा भाई? 90 degree. 90 डिग्री। तो के लैम्डा अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो गया था? 2, sir. 2 K lambda upon R. आंसर आ गया था 2 के लैम्डा अपॉन, जो कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए गोस लॉ से भी निकाला था। याद है क्या? 2 के लैम्डा अपॉन आर। Yes, sir. तो दूसरे तरीके की वैल्यू पुट कर दो, अभी याद आ जाएगा। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, 2 से 2 4 गया, तो क्या आंसर आ गया? लैम्डा अपॉन 2 epsilon naught R. एप्सिलॉन नॉट आर। याद आया? इनफाइनाइट वायर के लिए। क्लियर है क्या सबको? फटाफट दोबारा इसको बोल दो। क्या था सर? लाइन वायर के लिए दो फॉर्मूले थे, एक फाइनाइट के लिए। फाइनाइट के लिए क्या आंसर आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन साइन थीटा Sin theta 2. 2। अगर यही वायर इनफाइनाइट हो जाए तो क्या आ जाएगा आंसर? Lambda. 2 pi epsilon naught r. हाँ ठीक है, ये लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर वो भी लिख सकते हैं। डन है। इसके बाद हमने बात की थी बच्चे रिंग की। रिंग की वजह से फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास? फटाफट
इसलिए फॉर्मूला शीट भी भेजी थी, रिवाइज करने के लिए भी कहा था। के क्यू सर के क्यू टू नोट नॉट में प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल का 3/2 3/2 3/2। याद आ गया क्या सबको? यस सर। ये किसी z डिस्टेंस पर, ये मेरी रिंग हो अगर बचे, उससे कितने डिस्टेंस पर? z डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अगर z 0 हो जाए तो यानी सेंटर पर तो वैल्यू क्या आनी चाहिए थी रिंग की? 0 और डिस्क क्या होती है सेंटर पर? 0। याद रखना, क्लियर है? तो ये तो था फोर्स की वैल्यू। अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे करूंगा? आंसर क्या आएगा? तो हटा देंगे अब बात करते हैं जेई 4 और 5 वाले। अबे तो कैसे पायरे गंदे जी जेई 4 वाले सुनो। सही रहा नहीं हुआ फायदा थी नहीं ये गंदे का टाइम लगा जेबा पाओ है ना। जेई 4 और 5 वाले सुनो कि आप फोर्स से बच्चे फील्ड निकाल रहे हैं। हमने कहा था ना फोर्स से अगर फील्ड निकालना हो तो क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, याद है? फोर्स निकालना हो तो सॉरी फील्ड से फोर्स निकालना हो तो क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। और हमें फील्ड अब यहाँ पर फोर्स गिवन है तो फोर्स को क्यू नोट से क्या कर दूंगा? डिवाइड। तो देखो इस पूरी फॉर्मूले में क्यू नोट को डिवाइड कर दूंगा, क्यू नोट हट जाएगा। तो क्यू नोट हट गया तो जो बाकी बचा वो किसका फॉर्मूला आ गया? इलेक्ट्रिक। क्लियर है सबको? यस सर। लाइन वायरिंग की वजह से, इनफाइनाइट लाइन की वजह से और रिंग की वजह से। क्लियर है सबको? चलें आगे। अब इसके ऊपर आ सकते हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन तो हमने से कर ही लिए। अगर सीधा पूछे भाई z की वैल्यू दे दे, r की वैल्यू दे दे, q की वैल्यू दे दे और आंसर पूछ ले, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिंग की वजह से z पॉइंट पर फील्ड तो बताइए तुम्हें, अभी अभी तुमने निकाल लिया के क्यू z अपॉन में z स्क्वायर प्लस 3/2। कभी कभी ये बोलेगा कि ये फोर्स या फील्ड है यार, ये फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगा? और मैंने बार बार बताया मैक्सिमम की निशानी क्या होती है? रिंग के पास। मैक्सिमम कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का? सर रिंग के पास तो होगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी ये निकालने के लिए एक कंडीशन बताई थी, ग्राफ से भी बताया था मैंने। मैक्सिमम पॉइंट पे और मिनिमम पॉइंट पे क्या जीरो होता है? अगर किसी को याद हो तो मैथ्स में भी करते होगे और मैंने भी करवाया था। डिस्टेंस। हाँ, डिफरेंशिएशन कहाँ किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? dx की। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ वेरी हो रहे हैं यहाँ पर? z के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड और z के साथ मान लो कैसा भी एंगल, कैसा भी ग्राफ बन रहा है मान लो। वैसे तो ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम है तो इस पॉइंट पर स्लोप क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। स्लोप ये कांस्टेंट नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है बच्चे? 0। तो याद रखना, अगर जिसको याद नहीं है, मैंने बार बार बताया भी था कि मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन सेम रहती है पहली बारी में, उसके बाद हम सेकंड डिफरेंशिएशन करके चेक कर सकते हैं। बट कोई बात नहीं, अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है ये चेक करना है तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज? z के रिस्पेक्ट में कितना होगा उस पॉइंट पर? 0। मैं अगर इस इक्वेशन को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरा पास मैक्सिमम वैल्यू पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो वैल्यू 0 क्या 0? क्या सर 0? आपके पीछे पीछे बोल रहे। मजाक में मत लो भाई इसको, क्या 0 बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ dE/dz 0 है तो dE/dz का मतलब क्या है? कौन बताएगा मेरे को? डिफरेंशिएशन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू z। तो कर दो d/dz। किसका करोगे डिफरेंशिएशन? E की जगह क्या लिखूं? k
plus R plus R square by 2. 3/2। इसको 0 पुट कर दो सर। अब यहाँ पे जो जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, k भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, अंदर क्या रह जाएगा बस z अपॉन में z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3 d बाय dz इसका d बाय dz। करो इसका डिफरेंशिएशन। k q तो ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे बच्चों, फटाफट बताओ। सर चेन रूल लगा के। सर आर और जेड को करना पड़ेगा। सर एक को नेगेटिव u देंगे। बाय v की प्रॉपर्टी नहीं बन रही बच्चे। यस सर। कोशेंट रूल। u ये रहा और ये क्या बन रहा है v। सर u v का स्क्वायर हो जाता है, याद है ना, ये v स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ V तो नीचे क्या बन जाएगा z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर। 3/2 का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या बन जाएगा नीचे 3 बन जाएगा। 3 रह जाएगा। करो फिर, अब आगे तुम करो सोल्व, फटाफट करके बताओ मेरे को, करो फटाफट, बताना मुझे जब हो। इतने हम इसका बेचारे का डाउट, अब तो किसी का मैसेज नहीं आ रहा, कृतिका का वही आ रहा है, कृतिका आ गई क्या? यस सर। चलो ठीक है, फटाफट करो भाई अब। हुआ क्या हो रहा है? करोगे अब इसको फटाफट। v का स्क्वायर कर दो, v की जगह यहाँ पर क्या लिखोगे, अब बताओ ऊपर क्या लिखोगे v की जगह, वही z स्क्वायर प्लस R R square power 3 सर k into z square plus r square by 2 minus dz बाय dz माइनस u की जगह क्या लिखोगे z, और dv बाई dx क्या मतलब d बाई dz ऑफ z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। इसका डिफरेंशिएशन सब कर लेंगे, पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक कम आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी बच्चे। इसको जब सोल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, z की। z की कौन सी वैल्यू, मैं बार बार बताता रहा था, z की कौन सी वैल्यू आती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कंडीशन मान के चलिए, कंडीशन किसके लिए, ये मैक्सिमम के लिए कंडीशन लिए, तो z की वैल्यू भी जो आएगी वो z की वो वैल्यू आएगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। अभी के लिए तुम आप इसको दिमाग में भी रख सकते हो, क्योंकि अब वहां पे इतना टाइम नहीं है, मैंने बार सोल्व भी करवाया हुआ है। z की वैल्यू r/√2 आएगी, क्या आएगी, माइनस दोनों हो सकती है, लेकिन सर इसका क्या फायदा हुआ हमें, अब दिमाग में रख लेना। अगर दीप क्वेश्चन में ऐसे पूछे कि रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर मैक्सिमम निकालनी है, तुम्हें Q की वैल्यू भी दे रखी हो, Q वो वाला जो रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो वो कौन सा कैपिटल Q होगा या स्मॉल Q होगा, स्मॉल कैपिटल Q। स्मॉल क्या होता है, अभी यहाँ पर हम इसको कैपिटल Q लिखते हैं ताकि तुम्हें पता लगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है वो कैपिटल Q होता है। स्मॉल Q कौन सा चार्ज होता है, ठीक है। तो कई बार वो स्मॉल Q की वैल्यू दे देगा, दोनों Q की वैल्यू दे देगा तो वो पूछ लेगा फोर्स, ठीक है। अगर दोनों Q की वैल्यू नहीं देगा, सिर्फ कैपिटल Q की वैल्यू देगा, तो वो क्या वैल्यू पूछ रहा होगा तुमसे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं वैसे नॉर्मल वैल्यू पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड की और सब कुछ दे सकता है,
तो ये फॉर्मूला लगा दोगे के क्यू जेड अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए तुम फॉर्मूला तो यही लगाओगे, लेकिन जेड की जगह क्या पुट करोगे? आर रूट आर बाय रूट होगी। मैं लिख देता हूं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? मैक्सिमम। तो तुमने इस फॉर्मूले में सिर्फ r बाय रूट 2 पुट करना है और आंसर निकाल देना है, क्योंकि सब कुछ बाकी क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सबको समझ में आ रहा है? थम्स अप दे दो जिसको क्लियर है, जिसको डाउट है वो पूछो हैंड रेज करके। सर ऑनलाइन चले आगे चलें? यस चलो, तो अब यहाँ पर क्या पूछ लेता है, कई बार क्या कहता है इनसाइड द, अभी इसमें तो जैसे रिंग बोल रखा है, रिंग के अंदर ही एक छोटा सा पार्ट काट दे। सपोज करो ये रिंग थी बच्चे, इसी के अंदर एक छोटा सा पार्ट ना काटो, ये रिंग थी, मान लो पॉजिटिवली चार्ज रिंग थी। ये क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं, ये जो क्वेश्चन सामने दिख रहा है तुम्हें, वो कह रहे हैं कि रिंग है रेडियस आर की, इसके ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कैपिटल क्यू, जो वो प्लस 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 की फॉर्म में है। इसके अंदर से एक छोटा सा डीएल काट दिया हमने, एलिमेंट दिख रहा है ये डीएल, यस सर। ये काट के रख दिया, हटा दिया काट के, ये रेड वाला पार्ट हटा दिया। तो अब बताओ मेरे को, इस पूरे रिंग की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो कैसे निकालोगे? वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सेंटर पर रिंग के? जीरो। लेकिन अब इसमें से जब तुम ये वाला पार्ट बच्चे हटा दोगे, ये वाला पार्ट तुमने हटा दिया, तो क्या अभी भी जीरो रहेगी क्या? ये वाला पार्ट हटा दिया, नो सर। अब क्या बन रही है? तुम देखो पूरी रिंग बन रही है। नो सर। पार्ट हटा दिया, तो अब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या कोई वैल्यू होगी? ऑप्शन ए तो इसका आ ही नहीं सकता किसी भी। अब वो कितना होगी पहले बताओ। अगर बच्चे मैं वही पार्ट वापस से जोड़ दूं सपोज करो, तो वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब अगर ये डीएल हटा दिया मैंने तो जीरो नहीं रहेगी, डीएल डाल दिया तो जीरो रह जाएगी। इसका मतलब अगर मान लो डीएल हटाने के बाद पूरी रिंग की वजह से सेंटर पर वैल्यू आ रही है कितनी? 5 यूनिट्स। कितनी आ रही है सपोज करो? 5 यूनिट। तो डीएल वापस लगाने के बाद आंसर कितना आना चाहिए? जीरो। मतलब डीएल कितना दे रहा होगा? सर क्या हुआ? 5 ही दे रहा होगा, बस माइनस का दे रहा होगा, राइट? यस सर। तो इसका मतलब अगर मेरे को पूरी रिंग की वजह से सेंटर पर फील्ड निकालनी है डीएल हटने के बाद, तो मैं सिर्फ डीएल की वजह से सेंटर पर लगा दूं तो वही वैल्यू क्या रिंग की वजह से नहीं आ जाएगी? सपोज करो भाई डीएल हट गया, जब डीएल हट गया था तो मैंने कहा वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो। और डीएल लगने के बाद वैल्यू वापस कितनी हो जाती है? जीरो। तभी पॉसिबल है डीएल की वैल्यू भी कितनी हो? अपोजिट, यानी -5 यूनिट हो। तो इसका मतलब मैं पूरी रिंग की वजह से ना निकाल के सिर्फ इसकी वजह से निकाल दूं, वही किसने निकाली होगी? रिमेनिंग रिंग। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। आ रहा था टोटल जीरो तभी आ रहा था जब उसका बड़े वाले का छोटे वाले ने कैंसिल किया हो। वो कैंसिल तभी हो सकता है जब दोनों की वैल्यू क्या हो? सेम हो। तो मैं पूरे बड़े वाले की वजह से क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ? मैं सिर्फ किसकी वजह से कैलकुलेट कर दूं? डीएल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो बच्चों का खेल। सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के अगर ये डीएल का है तो इसके अंदर चार्ज भी क्या होगा? स्मॉल चार्ज मान लूं कोई, डी क्यू बोल देता हूँ, ठीक है। और साथ में उसका यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा? कुछ भी यहाँ से कितना डिस्टेंस है? मैं इसकी लेंथ नहीं पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस पूछ रहा हूँ कितना है? सेंटर पे निकालना है ना। इसका मतलब मेरा टेस्ट चार्ज कहाँ पड़ा होगा? सेंटर में। तो आर का स्क्वायर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना इसी। तो बस फील्ड तो ठीक है, के तो ठीक है,
लेकिन डी क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मान लो यहाँ पर लेंथ की फॉर्म में है तो मतलब क्योंकि सारे ऑप्शनों में लेंथ ही दिख रहा है तुम्हें, और रिंग है भाई, रिंग में तो लेंथ ही होता है, तो कौन सा फॉर्म चार्ज डेंसिटी होगी, DQ बाय DL वो पूरा चार्ज लिखूंगा कैपिटल क्यू बाय DL समझो लैम्डा क्या होगा, DL सिंपल देखो ध्यान से, लैम्डा क्या हो जाएगा Q अपॉन में L L, क्लियर है। तो अगर मैं स्मॉल DQ की वैल्यू लिखना चाहूँ तो वो क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा, यही लिखते थे ना, बार बार करते आ रहे थे सर लैम्डा, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ DQ बाय DQ को क्या लिख दिया, लैम्डा इंटू DL लैम्डा की वैल्यू तो तुमने निकाल ली कितनी, Q अपॉन कैपिटल L इंटू में DL, क्लियर है क्या। Yes, sir. DQ की जगह क्या लिख दिया, कैपिटल DL, लेकिन कैपिटल L को कैपिटल L नहीं लिख रहा क्योंकि रिंग की लेंथ तो कितनी होती है सर, रिंग की लेंथ कितनी होती है, हाँ कितनी होती है, 2 pi r. 2 pi r, तो L की जगह क्या लिखा है 2 pi r, और साथ में r का स्क्वायर पहले भी है, Yes, sir. तो अब कितना बन गया ये बताओ, K Q R का Q, तो कौन सा आंसर आ रहा है देखो, Sir, B. अभी रुक जाओ, अभी कहाँ, अभी तो नहीं बोल सकते, Yes, sir. कैसे बोलोगे, अभी तो कहीं बोल सकते सर, क्योंकि अभी तो पूरा कटा नहीं है आंसर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है तुम्हारा, दिख गया यहाँ पे आंसर तुम्हें, अगर दिख गया वो बोल सकता है, वरना के की वैल्यू करने के बाद बोलना, जिसको दिख गया वो बताओ आंसर क्या आ रहा है, Sir, D option है. D फॉर डॉन, Yes, sir. जिसको नहीं दिखा अभी देख लो, K की वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DL 2 पाई R3, ये 4 into 2 क्या बन जाएगा बच्चे, 8 DL अपॉन में 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R का। किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, देख लो, No, sir. Yes, sir. अप्रोच समझ में आई है, बस थोड़ा सा ये तो बार बार करते आए हैं, है ना, और जिसको डाउट है मैंने साथ में इसका सॉल्यूशन अटैच कर दिया है, वो देख लेना, फिर भी ये दिख रहा है, Yes, sir. किस तरीके से इसने सोल्व किया हुआ है, और तुम फिर भी देख सकते हो। सर आपकी भाषा पड़गी पल्ले, क्या कह रहे हो, सर पड़ गई, आपकी भाषा पड़गी पल्ले। चलो ठीक है। अब डिस्क के लिए भी हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी, ये आई थी, याद है सबको, Yes, sir. चाहे आंसर लेना तो अच्छी बात है, वरना मैंने बताया भी हुआ है 2K Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर 1 माइनस Z अपॉन में अंडर रूट Z स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। अच्छा, जैसे रिंग में से एक छोटा सा एलिमेंट काटा था, वैसे किसमें से भी काट सकता हूँ, सेम तो तुम्हें अप्रोच लगानी पड़ेगी, सोचना इसके बारे में, ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन डिस्क में कैसा बनता है बच्चे, दूसरा क्वेश्चन याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि 2 डिस्क लगा दी थी ऐसे, और बीच में क्या पुट कर दिया था, एक ऑयल की ड्रॉप, मैंने कहा था ना ऑयल की ड्रॉप ऊपर जाए ना नीचे जाए, क्या किया था याद हो तो, किया था ना ऐसा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मास। हाँ मैंने कहा था इस ड्रॉप को नीचे कौन सी फोर्स ले आ रही होगी, mg, और इसके ऊपर चार्ज अगर गिवन है मेरे को पॉजिटिव बच्चे, और नीचे वाले के ऊपर क्या गिवन है अगर नेगेटिव, मान लो अगर नेगेटिव है, अगर मान लो नेगेटिव है तो, और हो सकता है पॉजिटिव भी हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन में गिवन होगा उस हिसाब से, ठीक है। तो इस ऑयल ड्रॉप पे अगर मान लो नीचे वाली पे नेगेटिव है बच्चे, मैं मान के चलो जो हमने पहले क्वेश्चन किया था मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, वरना सिचुएशन कैसी भी गिवन होगी, अगर ये नेगेटिव गिवन है, ऑयल ड्रॉप पे भी कैसा चार्ज गिवन है अगर नेगेटिव, तो हमने कहा था डिस्क की वजह से ऑयल ड्रॉप पे ऊपर वाली डिस्क 1 नीचे वाली डिस्क 2, 1 की वजह से ऑयल ड्रॉप पे फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर या नीचे, ऊपर सर। ऐसे ही सेकंड की वजह से कब कहाँ लगेगी, नीचे ऊपर, क्योंकि ये क्या कर रही है उसका
रिपेल। तो दोनों फोर्स डिस्क की वजह से है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल गिवन था, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो क्या इक्वेशन बननी चाहिए थी, 2F 2F इज इक्वल टू क्या, mg mg। तभी तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। नीचे और एफ की वैल्यू सर ये है 2k q नॉट q अपॉन में r स्क्वायर। क्यों लिया ये, क्योंकि ये किसकी वजह से है, ड्यू टू डिस्क की वजह से। डिस्टेंस। क्लियर है सबको, ये क्वेश्चन किया था हमने। यस यस सर। चलो अब ये क्या है, ये वही हमने अभी पढ़ा था शायद, आगे आ गया। अब उसके बाद हमने पढ़ा था स्फीयर हो गया, डिस्क हो गया, सॉरी रिंग हो गया, डिस्क हो गया। अब किसकी बारी आ गई, स्फीयर। एल पढ़ा था, ये तो B4 और 5 वालों ने भी पढ़ लिया। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड, आज तो आउटसाइड की बात करते हैं, एक सरफेस पे बात करते हैं और एक इनसाइड। इनसाइड। आउटसाइड पे क्या होती है फील्ड, आउटसाइड में सर upon r upon r square। AQ अपॉन में स्मॉल आर। स्मॉल r square। स्मॉल आर Small r ना बनाने की जरूरत नहीं है, ये है। यस सर। और सरफेस पे क्या होता था, KQ अपॉन में capital r square कैपिटल r square। इनसाइड क्या होती थी, जीरो क्योंकि चार्ज इनक्लोज्ड क्या है, जीरो। जीरो। सॉलिड की वजह से सर, सॉलिड स्फीयर की वजह से आउटसाइड, KQ upon सरफेस पे भी kq upon capital R इनसाइड, जीरो। kq r dash upon capital R KQ R r upon capital R cube कैपिटल r Q। क्यूब। याद है क्या, ग्राफ Yes, कैसे sir. बनता था स्फीयर का, शेल के लिए तो सर ये बनता था, याद आया, यस सर। yes सॉलिड के लिए yes ये बनता था। यस सर। क्लियर है सबको, यस सर। yes sir यस सर। और मैक्सिमम कहाँ पर होता था, आउटसाइड, इनसाइड या सरफेस पे, सरफेस पे वैल्यू क्या होती है सर इसकी, maximum चलें आगे। यस सर। अब बात आती है पोटेंशियल की। पोटेंशियल हमने कहा था शेल की वजह से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय R स्क्वायर है आउटसाइड, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, KQ बाय R। वेरी गुड। और सरफेस पे KQ बाय, सिमिलरली सॉलिड स्फीयर के लिए भी ठीक था, बट इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि सर हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या बताता है हमें, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यानी चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या है, जीरो। चेंज इन पोटेंशियल जीरो है तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। यानी जो वैल्यू सरफेस पे थी वही वैल्यू इनसाइड भी आएगी। क्लियर है क्या, शेल के लिए पोटेंशियल कैसे वेरी आउटसाइड और सरफेस पे तो बिल्कुल क्या रहेगा, सेम। इनसाइड ये आ जाता था, याद आया, यस सर। इनसाइड ये इस इक्वेशन से निकाला है हमने, इस इक्वेशन से, क्योंकि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इसको, तो ये मिल जाएगा हमें, KQ कैपिटल R 3/2 माइनस 1/2 R स्क्वायर बाय कैपिटल R का स्क्वायर। R क्या है सर, इनसाइड वाला डिस्टेंस, और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। रेडियस। बट सर अगर यही चीज पूछ ले, क्योंकि अब सॉलिड स्फीयर है, देखो R पे डिपेंड कर रहा है ना ये पोटेंशियल, ये कहाँ का है, कौन से रीजन का है, इनसाइड। इनसाइड में भी वो तुमसे ये पूछ, भाई शेल के अंदर तो इनसाइड कहीं पे चले जाओ वैल्यू क्या आएगी, सेम। कांस्टेंट नहीं, लेकिन सॉलिड स्फीयर में हर पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी, चेंज। वो पूछ लेते हैं सेंटर पर बताओ, तो सेंटर के लिए क्या जीरो रखोगे सॉलिड स्फीयर में, इस इक्वेशन में स्मॉल आर। कैपिटल आर तो कांस्टेंट है ना रेडियस, स्मॉल आर की जगह जीरो लिखो, तो पोटेंशियल एट सेंटर कितना हो जाएगा, देखो बताओ, KQ बाय कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह जीरो लिख रहे हो तो सिर्फ क्या रह जाएगा अंदर,
2 by 2 1 minus 1 upon 2 ये वाली वैल्यू तो बच्चे जीरो ही हो जाएगी ना, क्योंकि स्मॉल आर जीरो हो गया फॉर सेंटर। तो For सिर्फ center. वैल्यू आ जाएगी 3/2 KQ अपॉन में R R। ये पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, लेकिन कहाँ पर? सॉलिड स्फीयर के कहाँ पर? सेंटर तो ये देखो सेंटर पर ये वैल्यू, ये इसका ग्राफ बनता है। सेंटर पर वैल्यू कितनी आई है? 3/2 KQ अपॉन में R R। और यहाँ पर कितनी आई है? KQ अपॉन में R सरफेस पे। R और बाहर तो तुम्हें पता ही है KQ अपॉन में स्मॉल small r और ये कहाँ पर है सर? सेंटर। center ठीक है। और यहाँ पर इनसाइड की बात करें तो ये वैल्यू गिवन है KQ अपॉन में कैपिटल R 3/2 माइनस 1/2 R स्क्वायर बाय कैपिटल R। ये चीजें लर्न करनी पड़ेंगी तुम्हें, ठीक है, अगर तुम डिराइव नहीं कर सकते। हालांकि हमने डिराइव करवाई है, पर नहीं कर सकते तो तुम लर्न करनी पड़ेगी। क्लियर है? yes sir बाकी सब तो लर्न है ही तुम्हें। yes sir चले आगे। यस आओ, अब आते हैं गोस्लो। गोस्लो की हमने बात की थी सर डिफरेंट रीजन में। सबसे पहले तो क्या करते थे? अप्रोच क्या थी? सबसे पहले क्या ढूंढना है सर? क्लोज सरफेस क्लोज सरफेस अगर ना हो तो क्या बनाएंगे? गॉसियन सरफेस के बाद उसके बाद टोटल क्या निकालेंगे? सब सरफेस के लिए टोटल रेट कर देंगे। क्यू अपॉन लेकिन ये पे Q कितना होना चाहिए? इनक्लोज एनक्लोज। और टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट epsilon naught हाँ। और तीन टाइप के हमने बात करी थी। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस का टाइप क्या होता था? कैसा गॉसियन सरफेस बनता था? लेंथ में कैसा बनता था? सिलेंड्रिकल। और क्या नाम है हमारा जो शीट, इसके बाद शीट की वजह से भी क्या बनता था? और स्फीयर की वजह से, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या बनता था? sphere और सब में मैं E की वैल्यू क्या ले लेता था? बाहर। सरफेस की कंडीशन क्या थी? उस सरफेस पे हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए? हम जो गॉसियन सरफेस ले रहे हैं उसकी ये कंडीशन थी। तो वो सिमेट्री वाले गॉसियन सरफेस है, और वो सिर्फ तीन केसेस के लिए बन रहे हैं अभी तक, लीनियर वाले के लिए, सरफेस वाले के लिए और वॉल्यूम के लिए। हाँ, गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग। क्लियर है सबको? यस चले आगे। yes sir आओ, तो अब यहाँ तक हो गया था हमारे पास गोस्लो कैसे लगाना था तुमको सबको पता ही है। आंसर सबके वही आएंगे सर। लीनियर के केस में क्या आ जाएगा? 2k लैम्डा अपॉन में R। और शीट के केस में क्या आता था? शीट के केस में सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R 2 एप्सिलॉन। और अगर यही शीट कंडक्टिंग होती तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है ना सबको? और हमने शीट के क्वेश्चंस भी किए थे हर एक पॉइंट पर। ऐसी शीट हमने इधर भी बताया था, इधर भी बताया था, इधर भी बताया था। क्लियर है? चलो अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे बन रहे थे इसके ऊपर। एक में तो लेस हर दुकान पर क्या था? same तो कैसे बोल दिया था? ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन अलग, जैसे मान लो रो की वैल्यू ऐसे दे रखी हो के इनटू में R, तो ये R पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? यूनिफॉर्म uniform हर पॉइंट पर। अगर यहाँ पर अगर मेरे को, हाँ, सबके लिए फॉर्मूला तो वही लगेगा सर। E डॉट ds इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए मैं निकाल लेता था, लेकिन मेरे को Q एनक्लोज निकालने में दिक्कत कहाँ आती है? जब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो बच्चे? उसके लिए मेरे को एक छोटा सा सरफेस काटना पड़ता था और फिर उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ता था। याद आया? अब बात आती है कैपेसिटेंस। तो इसके ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हुए हैं, इसलिए इसको आगे कर रहे हैं। बाकियों के तो हमने क्वेश्चन देख भी लिए इसके, तो ठीक है, जो एक्स्ट्रा थे वो मैं करवाता जा रहा हूँ। अब कैपेसिटेंस में हमने बात की थी सर, जो नॉर्मल फॉर्मूला था वो क्या था कैपेसिटेंस का? C
C is equal to Q upon V. चार्ज के कैसा प्रोपोर्शनल है? Directly. Constant है चार्ज. सर कांस्टेंट है क्योंकि हाँ, ना कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस, until and unless Charge is 1 volt. कांस्टेंट ना हो जाए। हाँ, चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए, Constant. कांस्टेंट ना हो जाए। अगर चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या बोलोगे? कैपेसिटेंस कैसा है? इनवर्सली वेरी गुड। और अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाए तो चार्ज। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, हाँ कोई कुछ पूछ रहा था क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या होता था? सी का। C1 plus C2 plus C3. पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए नहीं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए Epsilon not A upon D. ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर इसी में डाइलेक्ट्रिक डाल दूं पूरे रीजन में, कितने टाइम्स बढ़ जाता था कैपेसिटेंस? Sir, टाइम और आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए, एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड तुम करो आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए क्या होगा? स्फीयर वाला C इज इक्वल टू Q अपॉन V लगाओ एक स्फीयर की वजह से, क्या आता था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R 4 pi epsilon not R. हाँ, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? एक सेकंड रुको बच्चे तुम। सॉरी बच्चों, वो बारिश आ गई एकदम, तो सारा सामान सुन इधर हो गया था, ईट नीचे रखने गया था। चलो बोलो, थोड़ी यहाँ पे भी भेज दो। क्या कह रहे हो? बारिश है दो। अच्छा भेज देंगे बच्चों, बोलता हूँ इंद्रदेव को फोन करता हूँ अभी इंद्रदेव। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हो गया, अभी किसके ऊपर थे हम? कंडक्टर पे। क्या था उसका फॉर्मूला, क्या आ जाएगा फिर? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कंडक्टर के था, लेकिन जो आइसोलेटेड हो वो किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे। जितनी ज्यादा रेडियस हो उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस। क्लियर है? Yes, sir. जितनी ज्यादा उस कंडक्टर की रेडियस उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब कितना चार्ज वो Hold करते हैं. एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। Charge. कॉम्बिनेशन पढ़े थे बच्चों, सीरीज वाले और पैरेलल वाले। क्या फॉर्मूला आता था? 1 by C1 plus C1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 upon C1 plus 1 upon C2 प्लस 1C2। और पैरेलल के लिए C1 प्लस C1 plus C3. अगर मान लो 2 कैपेसिटेंस हो तो सिर्फ ऊपर क्या करना पड़ेगा? नीचे add। और अगर सारे सेम हो तो आंसर क्या आएगा? C बाय N N। by N. क्या आएगा अगर सारे सेम हो जाए तो? N मल्टीप्लाई बाय। C. अब डिवाइडिंग रूल जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था 60 माइक्रोकूलम वाला, वही मैंने जान करके लिखा है यहाँ पे ताकि तुम्हें याद आ जाए। तो Q1 डिवाइड कब होगा? सीरीज में या पैरेलल में? Parallel में. पैरेलल में डिवाइड होता है। इसका फॉर्मूला क्या बनता था सर? Q1 C1 C1 plus C2 plus C3. C1 plus C2 मल्टीप्लाई बाय में total. याद आया? Yes, Yes, sir. लेकिन वोल्टेज के लिए क्या फॉर्मूला बनता था? sir. V2 upon V2 नहीं, अगर 2 के लिए बात करो तो C2 ऊपर आ जाएगा ना, लेकिन मैं जनरल फॉर्मूला पूछ रहा हूँ तो क्या लिख दूं सीधा? C1 की जगह CV1 1 अपॉन 1 upon C1, और C1 प्लस C2 की जगह क्या लिख दूंगा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 upon C2 मल्टीप्लाई बाय में V total.
टोटल। अगर दो कैपेसिटेंस हो, तुम मेरे को याद है तुम कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हो, तुम ये बोल रहे हो अगर दो कैपेसिटेंस हो सिर्फ, उस केस में अगर V1 निकालना हो तो ऊपर क्या रखूंगा, C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय V। पोटेंशियल लेकिन इसके लिए वैलिड है सिर्फ, Two capacitors. याद आ गया ना सबको? Yes. क्वेश्चंस किए थे इसके ऊपर, याद है? तो याद रखना ये बच्चों, जो 4th और 5th वाले बैच वाले बच्चों, ये तुम करोगे, अभी हम तुम्हें कराएंगे। इसमें क्या है, डिवाइडिंग रूल। भाई चार्ज जो है वो पैरेलल में डिवाइड हो जाता है बच्चे, तो कैसे डिवाइड होता है उसका ये शॉर्टकट तरीके से फॉर्मूला है। ऐसे ही जो वोल्टेज है वो सीरीज में डिवाइड हो जाती है, उसका भी ये शॉर्टकट ट्रिक का फॉर्मूला है। ठीक है, ये हम करेंगे बच्चों, ठीक है? टेंशन मत लेना, अभी कैपेसिटेंस किया नहीं तुमने। फोर्थ बैच वाले पीछे हैं हमसे। हाँ इसमें है। तो सीरीज वाले जो अच्छे पढ़ने वाले होंगे वो तो आए हुए हैं। सीरीज में क्या फॉर्मूला था, हो गया पैरेलल में, हो गया ये भी एनर्जी स्टोर की बात थी। वैसे तो दोनों में फॉर्मूला काम आ जाएगा, लेकिन सीरीज के लिए एनर्जी स्टोर का क्या करते थे, Half CV square. पैरेलल में क्या करते थे, Q square upon क्लियर है? क्यों सीरीज में वो होता था, क्योंकि सीरीज में क्या सेम रहता है, जो बोले तो एक बार, कोई नहीं बोलेगा कुछ, कोई नहीं बोलेगा। तो सीरीज में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ CV स्क्वायर। क्यों लगाते हैं सर पैरेलल में होता है। बिल्कुल, सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, Q स्क्वायर बाय 2C क्यों ये होता है, क्योंकि सीरीज में क्या सेम होता है सर, चार्ज। और पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला होता है, हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बता सकता है कोई, C1V1 प्लस वेरी C2V2 गुड, C1V1 प्लस, किसने बोला, किसने कह रहा बोला, हैंड रेस करो, जैसिका ने, वेरी गुड। क्या तुम्हारे में कब हो गया भाई, सर अभी जा रहे हैं चैट करने। नहीं 4 और 5 वालों के ऊपर से जा रहा है क्या? अच्छा, क्योंकि तुमने लास्ट वाला नहीं किया ना बच्चे, कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा, स्कूल में जो किया होगा तुम्हें, गोस्लो तक का तो समझ में आया होगा ना? मैं गोस्लो तक का ही करवाना था, तो बाकी तुम्हारा थोड़ा सा अभी कर लोगे तो नेक्स्ट पार्ट में तुम्हारा भी समझ में आ जाएगा, तुम्हारी भी ऐसी रिवीजन होगी। C1 प्लस V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 4 और 5 वालों, ये कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, जब मैं कैपेसिटर को दो अलग अलग कैपेसिटर को उठा के पैरेलल में जोड़ देता हूँ, तो इन दोनों का क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम कांस्टेंट, तो पोटेंशियल सेम हो जाता है, कांस्टेंट नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। तो ये दोनों जब एक कैपेसिटेंस अलग है, एक कैपेसिटेंस अलग है, इनको उठा के मैं सेम इकट्ठा कनेक्ट कर देता हूं, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल जो होगा वो सेम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसी पोटेंशियल को क्या बोल देता हूं मैं, कॉमन और उसका ये फॉर्मूला है C1V1 C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। इसमें तुम्हें कैपेसिटेंस की वैल्यू भी गिवन होती है, पहले कैपेसिटर की वोल्टेज भी गिवन होगी, दूसरे की भी गिवन होगी, कनेक्ट करने से पहले कैसा था उनका। ठीक है, चलो अब ये बच्चे ये ध्यान से सुनना, हमने कैपेसिटेंस के बहुत सारे फॉर्म वो तरीके पढ़ लिए थे, याद है सबको? एक तो ये किया था हमने, कैसे होता है, एक ये वाला पार्ट भी किया था, याद है ना, ऐसे जब कनेक्ट है ना। तो इसमें क्या तरीका था, अगर यहाँ पर पोटेंशियल VB है तो यहाँ पर कितना होगा, इस पॉइंट पर सेम ही होगा, क्योंकि जब तक कैपेसिटेंस नहीं आएगा पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो अब एक क्वेश्चन, ये वैसे मेरे को करवाना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी सेम वैसा ही है बच्चे। देखो अब इस वाले क्वेश्चन, कभी कभी ऐसी प्लेट्स आ जाती हैं और पूछते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, तो इस क्वेश्चन में कैसे करोगे, बहुत ध्यान से करना, बहुत आसान है लेकिन बहुत मजेदार है। देखना, तुमने कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, तुमने प्लेट्स की नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 और 4 बस। और एक कैपेसिटर के लिए कितनी प्लेट चाहिए होती हैं बच्चों, 2 प्लेट। तो पहला कैपेसिटेंस तो यहाँ बनेगा, देखो ध्यान से।
अब वो भी पढ़ लेना बच्चों, 4 और 5 वाले तुम भी देख लेना। पहला कैपेसिटर बनेगा, इनके लिए भी नया है ये, यहाँ पर, दूसरा बनेगा सर यहाँ पर, और तीसरा बनेगा सर यहाँ पर। ऐसा ही बनेगा ना? Yes, sir. तुमने कुछ करना, तुमने ये देख लेना है जो 2 पॉइंट बोले हुए हैं, ए और बी देखा ना, ए वाले पॉइंट के साथ, ए वाले पॉइंट पे कौन कौन सी प्लेट है, देखो ए के साथ कौन कौन सी प्लेट अटैच है। C1 C1. प्लेट का नंबर पूछ रहा हूँ मैं, प्लेट। 1 or 2. 1 और 3 1 और 3 ठीक है, और बी वाले के साथ 2 and 4. क्लियर है? यस क्लियर है? अब बस अगर जो जिसके साथ अटैच है उसको कर दो। पहला कैपेसिटेंस कौन कौन सी प्लेट के साथ अटैच है? 1 and 2 1 and 2। तो 1 ये रहा, 2 ये रहा, इन दोनों बीच में एक कैपेसिटेंस है, तो पहला तो C1 यही नहीं हो गया, है यस ना? सर दूसरा कैपेसिटेंस किस किस के बीच में अटैच्ड है? 2 and 4 2 and 3 में. 2 and 3। तो 2 and 3 तो ये नहीं हो गया सर, ये 2 रहा, ये 3 रहा, और तीसरा कैपेसिटेंस 3 and 4 3 and 4 तो 3 ये रहा, 4 ये रहा, 3 और 4 नहीं हो गया? तीनों कैसे है मतलब? Parallel. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अब नीचे वाला करके दिखाओ। डरना नहीं है, प्लस माइनस बात की बात है, जैसा तुमको बताया वैसा करो। अगर 2 पॉइंट दिख रहे हैं तो 2 पॉइंट लिख दो। अगर पहले तो देखो ए 1 के साथ भी था और 3 के साथ भी था ना, लेकिन यहाँ पर ए सिर्फ किसके साथ है? 2 के साथ। और बी किसके साथ है? बी किसके साथ है? 4 के साथ। तो करके देखो एक बार। 10-1 मिनट में छोड़ रहे हैं, बस तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। ये भी एक क्वेश्चन हो रहा है वैसे, बस उसके बाद छुट्टी है। बताओ पहले क्या लिखूं, यहाँ पर क्या लिखूं बताओ। जैसे जैसे तुम बोलोगे फिर आंसर चेक करेंगे, सीधा तुम्हारा वाली बात करेंगे। यहाँ पर क्या लिखूं? ए, यहाँ पर क्या लिखूं? B. ए क्या लिखूं? 1 और 2. 2। और बी पर माइक ऑफ कर लिया करो बोल के। 2 और 4 हो गए। अब कितने कैपेसिटेंस बन रहे हैं? पहला कैपेसिटेंस सर यहाँ बनेगा C1, दूसरा C2, तीसरा C3. तो C1 किस किस के बीच में बन रहा है सर? 1 और 2. 1 और 2. ध्यान से, अब ध्यान से देखो, ध्यान से। सर इन प्लेट्स का तो नाम दे दिया, यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है, लेकिन तुम देखो ना, जैसे यहाँ पर जुड़ी हुई थी प्लेट्स, यहाँ पर भी जुड़ी हुई है ना। Yes, sir. तो यहाँ पर लेकिन ना A है ना B है। तो अपनी तरफ से एक नाम दे दूं, क्या नाम दे सकते हो? A हो गया, B हो गया, तो क्या नाम दे दूं? तो यहाँ पर C कहीं मान लो, और C पर कौन कौन सी प्लेट्स आ जाएंगी बताना। 1 और 3. अब जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे। अगर आंसर आ रहा है तो तुम्हारा आएगा, गलत होगा तो तुम्हारा। बताओ पहले किसको इसको जोड़ें? C1 किस किस के साथ जोड़ूं? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 1 और 2 ये 1 है, ये 2 है, यहाँ कह रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया C1। C ही मान लेते हैं सबको। आगे फिर पैरेलली दोनों 2 और 3 C1 बोल दो, चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट C2 किस किस के बीच में है? 2 और 3 में. तो इसकी पैरेलल में या इसके सीरीज में? फटाफट बताओ। पैरेलली Parallel में. ऐसा लगा दूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट कैपेसिटेंस किस किस के बीच में है? 3 and 4. तो कैसा लगा दूं यहाँ? Yes, sir. Yes, sir. यस तो अगर ये भी C है, मान लो ये भी C है, ये भी C है, तो आंसर क्या आना चाहिए बताओ फटाफट। 3 1 2 3 और 3 पैरेलली करो, सोल्व करो, फटाफट सोल्व करके बताओ मुझे। 2C square plus 1 upon C. C आएगा सर. क्या आएगा? मैं सिर्फ तुम्हारे अकॉर्डिंग चला है। ये दोनों C कैसे हैं बच्चे? सर parallel. आंसर आना चाहिए इनको सोल्व करके। 2C। और इसको सोल्व करके ये तो C है ही, 2C और C आपस में सीरीज में हो गए, तो क्या आ जाएगा?
वन अपॉन तो 2/3 आएगा। 1/2c plus 1/3 3c बोलो क्या आ रहा है? 3c अपॉन 3/2 जोर से बोलो क्या आ रहा है? सर 3/2 3/2 सी, यस सर 3c/2। चलो चेक कर लेंगे इसका आंसर। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? पहले बताओ देखो आंसर क्या आ रहा है इसका। बस तुम उल्टा करना भूल गए, बाकी तुमने क्या किया? मेरा यही आया था। सर यही है बोलो ना, चेक करो देखो जिसको नहीं आया। पर बोलना 2c और था। c को, अच्छा सॉरी, 2c और c को करोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे है अभी आएगा या नहीं आएगा देखना। 2c और c को करोगे तो फिर आ जाएगा 3c। सर क्या आंसर आना चाहिए इसका? 2c/3 आ रहा है क्योंकि c से आ रहा है ना 2c/3। तो बस तुम उल्टा करना भूल गए, बाकी तुम्हारा सही है। मेन काम था अप्रोच का। अप्रोच सबको समझ में आई है कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चंस? अब क्लियर है? आसान है क्या? साइड में बड़ा था। देता हूं ताकि तुम्हें पीडीएफ में दिख जाए। तो यहाँ पर रख दूं, यस सर ठीक है? इसको रब कर देते हैं ताकि तुम्हें दिख जाए। ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका आंसर भी साथ में दे दो। क्लियर है? और फर्स्ट वाले का तो तुमने निकाल ही लिया, तीनों ही पैरेलल में। क्लियर? अब लास्ट लॉस ऑफ एनर्जी मेथड। अब ये क्या सीन था सर? लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालते थे? याद है ना सबको? जब कैपेसिटेंस को पैरेलल का चढ़ा देते थे। फॉर्म में निकलती है। हाँ, U इनिशियल माइनस U बस। और ये क्या था फिर फॉर्मूला? जब कैपेसिटर्स को डाइलेक्ट्रिक तो डालो, लेकिन वो डाइलेक्ट्रिक पूरी जगह तक फैली ना हो, उसका क्या हो? T। तब ये फॉर्मूला बन जाएगा कैपेसिटेंस का। लेकिन जब T और D इक्वल हो जाए तब आंसर क्या आएगा? C का। क्लियर है ना? जब कैपेसिटेंस को पूरी तरह डाइलेक्ट्रिक से भर दो तो K टाइम्स, अगर नहीं भरोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 माइनस D बाई T प्लस T बाई K। चलें आगे, पक्का याद आ गया होगा आपको? तो ताकत आ जाए। अब जो चीज करवानी थी वो ये थी बच्चे, अगर दो कैपेसिटेंस को ऐसे जोड़ा। अब पहले तो एक ही डाइलेक्ट्रिक प्लेट थी, अब कितनी है देखो? और जब भी साइड बाय साइड हो, मतलब इस साइड एक प्लेट है, इस साइड दूसरी प्लेट है, दिख रहा है? दोनों डाइलेक्ट्रिक को साइड बाय साइड। तो ये कैसा कनेक्शन बनता है बच्चा? हमेशा पैरेलल। क्या करोगे देखो, अगर D तो दोनों के लिए है, एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ तक है तो इसके लिए भी D यही रहेगा, दूसरे के लिए भी D सेम है। लेकिन एरिया देखो, अगर टोटल एरिया A था, अब हाफ पार्ट में तो K1 आ गया और हाफ पार्ट में क्या आ गया? K2। हाफ हो गया एरिया। क्या हो गया बच्चे? हाफ हो गया। अब इसकी कैपेसिटेंस निकालोगे अगर IC1, इसकी कैपेसिटेंस अगर निकालो IC2, तो अब दोनों कैसे अटैच्ड है आपस में? पैरेलल। नेट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी? C1 प्लस C2। और यहाँ पर तुम अब बता सकते हो, अगर इसकी C1 इसकी C2, अब ये एक के ऊपर एक है तो ये कैसा कॉम्बिनेशन होता है बच्चे? सीरीज। तो कैसे निकालोगे इसकी? अगर C1 है, इसकी C2 है, तो आंसर क्या आएगा? C1 मल्टीप्लाई C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। क्लियर है क्या? यस निकालोगे सर, लेकिन ये C1 निकाल लेंगे कैसे सर? अभी निकाल सकते हैं। अगर टोटल C अगर एक C का फॉर्मूला जनरल क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन C1 के लिए भी ऐसे निकालोगे। C1 के लिए A की जगह क्या आएगा? A बाई 2। एप्सिलॉन नॉट की जगह तो एप्सिलॉन नॉट है ही। D की जगह भी क्या आएगा? सिर्फ D। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? C1 की। ऐसे ही C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्लियर है क्या? अच्छा, इस केस में बताओ, उस केस में तो एरिया हाफ हुआ था, इस केस में क्या हाफ होगा? यहाँ से यहाँ तक सर ये पहली प्लेट है, इसको D/2 बोल दिया। यहाँ से यहाँ तक दूसरी प्लेट है, इसको भी क्या बोल दिया? एरिया दोनों के लिए क्या है सर? दोनों प्लेट्स का सेम। C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? A की जगह तो A ही आएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट, D की जगह क्या आ जाएगा?
और C2 की जगह क्या आ जाएगा सर? A एप्सिलॉन नॉट D/2 upon 2. D/2 क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो अब इन दोनों को पैरेलल में ऐड करोगे तो सीरीज में ऐड करना पड़ेगा, और इन दोनों को कैसे ऐड करना पड़ेगा? Parallel. तो इसमें क्या पता लग रहा है सर? अगर साइड बाय साइड अटैच हो तो कैसा है? Parallel. अगर एक के ऊपर एक है तो कैसा है? इस क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। Yes, sir. ये देखो, ये प्लेट कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में, बताओ मेरे को। K2 and एक बार K3 सीरीज में है। सीरीज में है ना? K2 and K3 कैसे हैं? K2 and K3 कैसे हैं? सीरीज में. सीरीज में, क्योंकि एक के ऊपर एक है। और K1 K2 और K3 के कंबाइंड में कैसा हो जाएगा? Parallel. पैरेलल। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो। अब कैपेसिटेंस निकालनी है बच्चे A और B के बीच में, निकाल देंगे सर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, एरिया है A1, थिकनेस है D1 पहले वाले की। दूसरे वाले का एरिया A2, थिकनेस D1, ये दिख रही है ना सबको? दूसरे वाले Yes, की sir. आराम से। और उसके वाले की सर D3, उसके वाले की कितनी है? इसकी D2 है, इसकी कितनी है? D3। D3. ना ना ना, रुको रुको रुको, मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। सर उसकी D1 प्लस D2 आ जाएगी सीधा। हाँ बिल्कुल, दिख रहा है ना तुम्हें? K2 and K3 आपस में कैसे हैं, पहले तो ये बताओ। So series. तो इसके कैपेसिटेंस को, क्योंकि ये K2 है, इसके कैपेसिटेंस को क्या बोल दूं? C2। इसके कैपेसिटेंस को C2 और C3. तो पहले C2 की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी। जनरल फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन A D। epsilon. केस में क्या होगा बताओ? C2 का एरिया कितना दे रखा है? A2 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 epsilon naught divided by D2 अपॉन D D1। अच्छा, C3 की वैल्यू बताओ क्या है? A3 A3 epsilon naught upon D1. एरिया तो क्या ही है? ध्यान से। एरिया K2 का है, वही K3 का है, तो क्या आएगा? एक सेकंड, सारे शांत हो जाओ, सारे शांत हो जाओ। अब एक जना बोलो, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन divided by D2. डिवाइडेड बाय D2। वेरी। अब C1, अच्छा ये C2 और C3 आपस में कैसे हैं बच्चे? सीरीज में इसमें तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? इनका C इक्विवेलेंट ऊपर एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 मल्टीप्लाई बाय A2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D2 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा सर? इन दोनों को क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. आ गया सर C2 और C3 की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? C1 की। तो बताओ इसका एरिया A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डिस्टेंस क्या लिखोगे? D1 plus D2. क्लियर है? तो ये क्या कह रहे हो? हाँ, अब ये C1 C इक्विवेलेंट के साथ कैसा है? पैरेलल। तो C1 C नेट इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? C1 प्लस C इक्विवेलेंट, ये वाला ब्लू वाला, राइट? Yes, sir. यहाँ पे ब्लू से ही लिख दे। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? No, sir. इसका आंसर मैंने अटैच इसीलिए किया है, तुम चेक कर सकते, देखो यही किया है ना हमने। Yes, sir. पहले ये C1 वाला और C2 और C3 आपस में कैसे सोएंगे? सीरीज में। फिर ये दोनों आपस में कैसे हैं? Parallel. क्लियर है? कर लेंगे? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताओ। बच्चे का एक क्वेश्चन था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने प्रॉब्लम दी थी, देखो उसने कहा है, बस इसमें घुमा रखा है, कुछ भी नहीं है। एक नर्वस फिजिसिस्ट है, 2 मेटल शेल वुड के, ठीक है, उसने पूछा अगर ये पहले खाली है तो कंडक्टर ही मेटल है, खाली है, इनका एरिया दे रखे बच्चे 1 × 10⁻² मीटर का स्क्वायर, और इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है कितना? 0.200 मीटर। तो इनका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बताना?
नेड़े तेड़े ब्याह होंदा तो ब्याह ही खाते Capacitance ब्याह बिच दूर है 10 square into आपकी जो epsilon सकती naught. अगर तुम्हारा जनरेशन इतनी होई करे तो कहां होता है अरे 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 कौन बोल रहा है मेरे को आवाज कर दिया कर दिया। चलो तो भाई दो मेटल शेल्फ दे रखे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है बच्चे, इनका एरिया दे रखा है, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी बताना? 10 कि square epsilon multiplied. बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। ए बस क्लियर है सबको? यस तो बस यही तो निकालना था। अब वो कह रहा है अगर इनके बीच में, ध्यान से सुनो, इनके बीच में वोल्टेज निकाल दो, अगर इनके बीच पर चार्ज दे दिया कितना 2 नैनोकूलम और इस पे भी -2 नैनोकूलम, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें पता ही है, कैपेसिटेंस की फॉर्म में C क्या होता है Q अपॉन, Equal to Q by V. तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी Q Q अपॉन C तुम इस फॉर्मूले से निकाल ही लोगे राइट पहले ही। जैसे तुम्हें गिवन है कितनी तो Q कितनी गिवन है, Q चार्ज की वैल्यू 2 नैनोकूलम। तो कैपेसिटेंस यहाँ से आ गया Q by V इक्वल टू Q by C। अब तीसरी केस में पूछा है एनर्जी बताओ, एनर्जी क्या फॉर्मूला क्या होता है भाई? बस V तुमने निकाल लिया है, C गिवन है, बात खत्म। C भी निकाल लिया, सॉरी बच्चे ठीक है। किसका, तमन्ना का क्वेश्चन था क्या ये? यस सर शाजिया बोल रही है कि रिपीट कर दो, उसकी क्लास लेफ्ट हो गई थी। कौन सा रिपीट कर दे बताओ सर यही बच्चे। इसमें तो कुछ नहीं बोला, इसमें सिर्फ एक दो शेल्फ दे रखी है कंडक्टर की, मतलब मेटल की जो शेल्फ दे रखी है, उनके ऊपर एरिया दे रखा है, उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो सीधा लग जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये तो हो गया। उसके बाद कह रहा है अगर इसके ऊपर चार्ज भी दे दूं मैं तो वोल्टेज बता दो, तो भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय वोल्टेज, तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q अपॉन C। चार्ज दे दिया और कैपेसिटेंस हम पिछले पार्ट से निकाल के ही आए हैं, तो ये भी क्लियर है। शाजिया क्लियर है? यस सर। तीसरा पार्ट कह रहा है एनर्जी बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला तो हमको रट चुका है, हाफ CV स्क्वायर। V हमने निकाल ही लिया, C तो निकाला ही हुआ, ठीक है। यस सर। किसी और को अब कोई डाउट है तो वो रुक सकता है, बाकी हमारी रिवीजन हो चुकी है। मैंने जो बार बार, अच्छा एक चीज और, कभी कभी SHM के बारे में बोल देते हैं, हमने पहले की हुई है इसकी प्रैक्टिस, लेकिन फिर भी SHM के फॉर्मूले याद रखा करो बच्चे। कई बार रिंग के केस में आ जाता है, सपोज करो कोई भी बॉडी है, स्फीयर है या कुछ भी है, इसकी वजह से Q पॉइंट पे कोई फोर्स लग रही है, उस फोर्स की वैल्यू मान लो आ रही है 5, कितनी आ रही है बच्चे 5। और इस अब कौन लगा रहा है, ये स्फीयर लगा रहा है ना फोर्स, ये स्फीयर इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है मान लो 5 यूनिट, और तुमने पूछा कि इस चार्ज, ये जो मोशन कर रहा है, ये चार्ज को तुमने मूव किया है, ये मोशन कर रहा है, तो कैसा मोशन कर रहा है? सिंपल मोशन। तो तुमसे पूछे टाइम पीरियड निकालो, ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है, लेकिन तुम करो, अब कैसे करोगे? सर क्लास लग पड़ी नेक्स्ट। लग गई क्लास। चलो ठीक है, बस भेज रहे हैं, एक सेकंड रुको। टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना बच्चे, हमेशा क्या रहता है, 2 पाई अंडर रूट 5 बाय ए। क्या है यहाँ पर बच्चे, ये जनरल फॉर्मूला है, ए क्या है एक्सेलरेशन, और वाई क्या है बच्चे डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट है। ए कैसे निकालोगे, तुम्हारे पास फोर्स है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाता है, फोर्स बाय तो ये पुट यहाँ कर देना, तो टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी जा सकते हो। और B4 और B5 वाले जिनको डाउट है वो रुक सकता है, बाकी सब जा सकते हो भाई। B4 और B5 में जिसको डाउट है वो रुक जाए, बाकी जा सकते हो। किसी B4 या B5 ने पूछ लिया पूरा कैपेसिटर ही समझा दो। ना वो नहीं पूछेंगे, उनको पता है ना जो चीज उनमें रिपीट होएगी अभी, वो तो नहीं ना पूछेंगे। बाय बाय बच्चे, बाय, जा सकते हो। सबको बेस्ट ऑफ लक टेस्ट के लिए, ठीक है।
थैंक यू सर। रिवाइज करना, फॉर्मूला शीट है तुम्हारे को, ये पीडीएफ भी भेज दूंगा, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेना। बाय बच्चे, बाय बाय। गुड नाइट सर, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट ही बोलेगा और क्या। सर सो जाओ आप। ठीक है जा सकते हो बच्चे। लेफ्ट कर दे हम मीटिंग अब। B4 और B5 वाले किसी को डाउट है? B4 और B5 में किसी को डाउट है तो प्लीज रेज। नो सर। पढ़ा है उसमें? नो सर। नहीं भाई, मैं नहीं बनाता खुद। सर लास्ट में समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? सर लास्ट की एक तो क्वेश्चन। बोलो बोलो बोलो, सिर्फ बैठे हैं हम तो, बोलो कौन सा? सर जिसको एक जल्दी- इससे पहले करवाया था। कौन सा? ये वाला? नहीं, इससे अगला। ये? अच्छा ये? हाँ सर, एक पीछे वाला थोड़ा। ये? हाँ, ये समझ नहीं आया सर। ये क्या बोल रहे हैं बच्चे? जब भी कैपेसिटेंस, अभी तक तो हम कैपेसिटर के आगे क्या लगा रहे थे? डाइलेक्ट्रिक लगा रहे थे। कैपेसिटर के अंदर क्या डाल रहे थे बच्चे? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक डाल रहे थे। के मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक डाल दी थी। ये कैपेसिटर की पहली प्लेट, ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला। तो हमने कहा जो नया कैपेसिटेंस आएगा ना, पहले तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती थी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, लेकिन हमने कहा जब तुमने डाइलेक्ट्रिक डाला, जब डाइलेक्ट्रिक डाला K कांस्टेंट का, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। कितने टाइम्स बढ़ गया? K टाइम्स। तो नया फॉर्मूला क्या बन जाता है? C इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्लियर है? अब वो क्या कह रहा है, अगर अभी तो कितनी प्लेट डाली थी? एक ही प्लेट डाली थी। अब कह रहे कैपेसिटेंस तो पड़ी है वैसे ही, कैपेसिटर तो वही पड़ा है, लेकिन प्लेट कितनी डाल दूं अब? कितने मटेरियल की? 2 मटेरियल की। एक क्या नाम, एक की जगह क्या लिख दूं? एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे का क्या है बच्चे? K2। दिख रहा है? यस सर। तो अभी भी फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन अब क्या होगा बच्चे, जब भी ये ऐसा बिहेवियर होगा ना, जब भी साइड बाय साइड 2 प्लेट्स लगी हूं, मतलब 2 डाइलेक्ट्रिक साइड, एक इस साइड एक इस साइड, तो ये जो कॉम्बिनेशन, इसकी कैपेसिटेंस अलग निकालेंगे C1, इसकी कैपेसिटेंस अलग निकालेंगे C2, और ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, ये कैसा एक्ट करेगा? जैसा कि कैसा हो? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा हो बच्चे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम C1 की वैल्यू निकालेंगे, C2 की निकालेंगे, और कैसे ऐड करेंगे इनको? पैरेलल में। और पैरेलल में कैपेसिटर्स डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, मतलब C1 प्लस C2। लेकिन ऐसे ही अगर ये कैपेसिटेंस वैसे भी पहले भी ऐसे हो, लेकिन अब क्या हो, प्लेट तो डालूं मैं, लेकिन K2 यहां डालूं, और K2 कैसे K1 कहां डाल दूं? इसके ऊपर। दिख रहा है? दिख रहा है? अब क्या होगा बच्चे? पहले तो ये साइड बाय साइड थे, K1 इधर K2 इधर। अब अभी भी C1 निकाल लूंगा, और फिर से क्या निकालूंगा? C2। लेकिन अब ये कैसे एक्ट करेंगे? जैसे कि कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में। और सीरीज में निकालने का फॉर्मूला होता है 1/C इज इक्वल 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। बाकी तुम शायद B4 के हो ना? B4 और B5 के हो ना? हाँ जी। तुम्हारा अभी पूरा कंसेप्ट अभी होगा ही, ठीक है? अभी ये तो उनका हो चुका वाला भी था एक। कौन सा बोलो? सर इससे ये? पीछे वाला बताना। ये वाला सर। नो सर, वो जो डायग्राम, ये सर, यस सर। ये नीचे वाला नहीं आएगा बच्चे तुम्हें। इसको समझाने के लिए ना तुम्हें पहले कैपेसिटेंस के नॉर्मल कॉम्बिनेशन पढ़ने पड़ेंगे। अभी तुम्हारा वो हुआ नहीं ना, ये वाले कॉम्बिनेशन देखो, जिसमें Yes, तुम sir. ये करते हो, ये वाले कॉम्बिनेशन मैं दिखाता हूँ। ये वाला कॉम्बिनेशन, यस सर। एक तो ये कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी होता है हमारे पास जिसमें वायर्स ऐसे अटैच होती है। क्या ये कॉम्बिनेशन हुआ है तुम्हारा अभी? नो सर। पहले ये वाले कॉम्बिनेशन सीखेंगे, उसके बाद वो वाला कॉम्बिनेशन समझ में आएगा, ठीक है? यस सर। तो तुम्हें जो बेसिकली गोस लॉ तक का करवाना था आज मुझे रिवीजन सारा, वो क्लियर है वहां तक का? यस सर। यस सर। मैं जिसको वहां तक सब जिसको आ गया उसका मतलब वो सही ट्रैक पे चल रहा है। उसके बाद वाला तो तुम्हारा अभी मैंने करवाया ही नहीं, तो तुम्हें समझ कैसे आएगा? ठीक है? यस सर। हाँ ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे हम। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर।
कर दे Yes, sir. ओके बच्चे, थैंक यू।